हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वन पॉइंट स्टडी चैनल पर। दोस्तों, ये आधुनिक भारत के इतिहास का 5वां वीडियो है और इसमें हम देखेंगे बंगाल में अंग्रेज कैसे आए, जिसके तहत हम देखेंगे ब्लैक होल की घटना, प्लासी क्या था, बक्सर का युद्ध क्या था और इलाहाबाद की संधियाँ क्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, अब तक हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने एक भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। तो अंग्रेज जब भारत में आए थे तब उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान थी, यानी किन चुनौतियों का सामना करके वो भारत में इतने बड़े शासक वर्ग के रूप में उभरते हैं। तो एक बार इन शक्तियों के बारे में देखते हैं कि अंग्रेज़ों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। इनके सामने पहली तो चुनौती थी यूरोपियन चुनौती। यूरोपियन जो कंपनियां भारत में तत्कालीन भारत में थी वो वाली। दूसरी चुनौतियां क्षेत्रीय शक्तियों से थी, जो भारत की स्थानीय शक्तियां थी। यूरोपियन चुनौतियों में बात करें तो पहला तो था फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो भी अंग्रेज़ों को चुनौती दे रही थी। दूसरा हम बात करें डच की, डच भी भारत में अंग्रेज़ों को चुनौती दे रहे थे। क्षेत्रीय शक्तियों की बात करें, किन क्षेत्रीय शक्तियों से अंग्रेज़ों को युद्ध लड़ना पड़ा या किन क्षेत्रीय शक्तियों से अंग्रेज़ों को मुकाबला करना पड़ा। तो पहली क्षेत्रीय शक्ति आप देखें तो पहली बंगाल में बंगाल के नवाब जो थे वो इनके विरोध में थे। ठीक है, दूसरा हम देखें तो अवध का नवाब हो गए, अवध प्रदेश हो गए। तीसरा देखिए मैसूर राज्य है ना, जिसमें टीपू सुल्तान, हैदर अली आएंगे। एक मराठा भी उस समय बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरे थे, तो मराठा भी आपके आ गए। और सभी के साथ में जुड़ा हुआ था मुगल वंश, जिस मुगल वंश का पतन हो रहा था, परंतु फिर भी वो एक नाम मात्र का ही सही, लेकिन एक प्रतिनिधित्व करता था पूरे भारत का। चलिए, तो इन शक्तियों से अंग्रेज़ों को लड़ना था। साथ में एक शक्ति और आप डाल सकते हैं, सिख। रणजीत सिंह जी से इनको युद्ध करना पड़ा था। सिख शक्ति जो थी वो सब पंजाब में इनको चुनौती दे रही थी। तो हमने देखा कि कर्नाटक युद्ध जब लड़े थे फ्रांसीसियों से, तो फ्रांसीसियों ने वांडीवास के युद्ध में अपन ने पढ़ा था कि फ्रांसीसियों ने हार मान ली थी। डचों से लड़ेंगे आज, डचों से एक बेंदेरा का युद्ध होगा, उसमें लड़ेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल से वो कैसे निपटते हैं, अंग्रेज बंगाल से कैसे निपटते हैं। और आज का हमारा उद्देश्य यही है कि हमको क्या पढ़ना है कि बंगाल के नवाबों से कैसे लड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए बंगाल का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि कैसा इतिहास था बंगाल का जब अंग्रेज आ रहे थे, क्या पृष्ठभूमि थी। तो बंगाल का इतिहास देखने से पहले थोड़ा सा मुगल वंश को भी देख लेते हैं। मुगल वंश 1707 के बाद में पतन स्टार्ट हो जाता है मुगल वंश का। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो थे, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि औरंगजेब के बाद के जो शासक आए, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी आए, या तो वो अयोग्य थे, या फिर वो भोग विलास में लिप्त थे, या फिर किसी न किसी के हाथों की कठपुतली थी, जो अच्छी तरीके से राज नहीं कर पाए। क्योंकि भारत लगभग, जो आज भारत देखते हैं, वो सभी लगभग मुगल वंश के अंदर था। इसलिए क्या हुआ कि 1717 में एक अयोग्य शासक बैठते हैं, जिन अयोग्य शासक का नाम है फर्रुख सियर। उनको अयोग्य मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहासकार कहते हैं फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के बस में नहीं था पूरे देश का शासन चलाना। तो उन्होंने क्या किया कि सूबेदार नियुक्त करने लग गए, कि जैसे बंगाल में सूबेदार नियुक्त कर दिया, हैदराबाद में कुछ नियुक्त कर दिया, उधर नियुक्त कर दिया, ऐसा। फर्रुख सियर ने उस समय क्या किया कि 1717 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया कि आप बंगाल में जाइए और बंगाल में शासन कीजिए। मुझे नहीं पता, मैं इस झमेले में नहीं पड़ूंगा, आप बस मुझे महीने की महीने या एक निश्चित अवधि में नजराना देते रहिए, यानी कि पैसे देते रहिए, बस। तो मुर्शीद कुली खां पहला बंगाल का सूबेदार बनता है। ठीक है, ये मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती 1727 में, यानी कि लगभग 10 साल तक बंगाल में नवाबगिरी करता है या सूबेदारी करता है, यानी 10 साल तक ये बंगाल में रहता है। 1727 में बंगाल के नए नवाब बनते हैं, जिनका नाम है शुजा उद्दौला। 1727 से स्टार्ट करते हैं और शुजा उद्दौला की मृत्यु होती है 1739 में, यानी 1727 से लेकर 1739 तक शुजा उद्दौला राज करते हैं। उसके बाद में इनके पुत्र बैठते हैं,
शुजा-उद-दौला के समय में ही एक सिपाही था जो बहुत ही तेज तर्रार था, यानी एक सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां। जैसे शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है वैसे ही अली वर्दी खां क्या करते हैं कि इनके पुत्र की हत्या कर देते हैं। और अली वर्दी खां इनके पुत्र की हत्या करके 1740 में बंगाल के नवाब बन जाते हैं। तो 1740 में बंगाल के नवाब कौन बनते हैं? अली वर्दी खां। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि जब शासक का हत्या कर दी तो क्या जनता ने विद्रोह नहीं किया? क्या और शासकों ने विद्रोह नहीं किया? जब ये बंगाल फर्रुखसियर के अंडर में आता है, यानी मुगल वंश के अंडर में आता है, तो क्या मुगल वंश ने विरोध नहीं किया? इसका किया। तो अली वर्दी खां ने उस विरोध को दबाने के लिए मुगल जो राजा थे उनको 2 करोड़ रुपए नजराना भेजा और ये शर्त की, ये कहा कि मैं आपको एक निश्चित अवधि पर भेजता रहूँगा। लेकिन वो बाद की बात है कि इसने फिर बाद में भेजना बंद कर दिया क्योंकि पैसे से सबका मुंह बंद कर दिया इसने। ठीक है, चलिए। एक अली वर्दी खां जो थे, इनके बारे में एक चीज़ कही जाती है, इन्होंने एक बात कही थी। इनके काल में जो थे आपकी यूरोपियन कंपनियां बंगाल में फल फूल रही थी। बंगाल में क्यों फल फूल रही थी? बंगाल इतना विशेष क्यों हो गया कंपनियों के लिए? दोस्तों 2 चीज़ याद रखना। बंगाल एक तो भौगोलिक रूप से और एक आप कह लीजिए आर्थिक दृष्टि से, यानी ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल दोनों ही व्यू पॉइंट से बंगाल समृद्ध था। यानी वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं थी और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर कपास, धान और जूट का उत्पादन होता था, बहुत आयात में उत्पादन होता था। साथ ही साथ में कल कारखाने भी वहाँ थे। तो इसके आधार पर बंगाल बहुत ज़्यादा समृद्ध स्टेट था, समृद्ध राज्य था। समृद्ध राज्य होने के कारण सारी यूरोपियन कंपनियां वहाँ व्यापार करती थी क्योंकि सब व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे। तो जब अली वर्दी खां के काल में सभी व्यापारी यूरोपियन कंपनियां जब व्यापार कर रही थी तो अली वर्दी खां ने एक स्टेटमेंट कहा था। क्या कहा था? कि ये यूरोपियन कंपनियां जो है मधुमक्खियों के समान हैं, यदि इन्हें छेड़ा नहीं गया तो ये शहद देगी और यदि इन्हें छेड़ दिया तो ये काट काट कर मार कर मार डालेगी, यानी काट पीट कर मार डालेगी। ठीक है, चलिए। ये सब इन्होंने अली वर्दी खां ने कहा। सन 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई, यानी अली वर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तक रहा। अब एक चीज यहाँ उत्पन्न हो गई कि भाई अली वर्दी खां के बाद में उत्तराधिकारी कौन होगा। तो अब अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। अली वर्दी खां के 3 लड़कियां थी। पहली लड़की, 3 लड़कियां थी, पहली, दूसरी और तीसरी। अली वर्दी खां की तीसरी लड़की का, यानी तीसरी पुत्री का जो बेटा था उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला सबसे छोटा था। वो बंगाल का अगला नवाब बनता है सन 1756 में। तो 1756 में बंगाल का नवाब कौन बनता है? बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यानी छोटी बेटी का पुत्र जब नवाब बन जाता है तो बड़ी बेटी और दूसरी जो मझली बेटी है, इनके पुत्रों को ये गवारा नहीं होता है, यानी इनको खुद को गवारा नहीं होता है। यानी सिराजुद्दौला का जो विरोध है वो इनके रिश्तेदारी करने लग जाते हैं, इसके अपने ही करने लग जाते हैं। कहा जाता है ना कि जब अपने अगर दुश्मन बन जाए तो व्यक्ति पंगु हो जाता है अंदर से, तो वही पंगुता सिराजुद्दौला के अंदर भी आती है। और उसी का कारण आप देखेंगे कि उसी की वजह से जो बंगाल है वो क्लेश होता है। बंगाल में राज कह दीजिए कि राज कलह होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। हमने देखा कि 1756 में सिराजुद्दौला जो कि अली वर्दी खां की छोटी बेटी का बेटा था, वो बंगाल का नवाब बनता है। उस समय क्या होता है, उस समय 2 कंपनियां बहुत ज़्यादा अपना प्रसार कर रही थी बंगाल के अंदर। पहली कंपनी का नाम था अंग्रेजी कंपनी, यानी वो अंग्रेज़ों वाली,
और दूसरी कंपनी का नाम था फ्रांसीसी कंपनी। इन दोनों कंपनियों की बहुत सारी फैक्ट्रियां थी बंगाल के अंदर, फ्रांसीसी की भी फैक्ट्रियां थी। अब इन्होंने क्या किया, दोनों ही कंपनियों ने किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया। किलेबंदी का मतलब इसके चारों ओर प्राचीर यानी दीवारें बनानी स्टार्ट कर दी, किलेबंदी करना स्टार्ट कर दी और सैनिक छावनियां लगाना स्टार्ट कर दी। सिराजुद्दौला ने इन कंपनियों को टोका कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो इन कंपनियों ने बोला कि हम किलेबंदी कर रहे हैं। तो बोले सिराजुद्दौला किससे आपको दिक्कत है, हमसे दिक्कत है। ये बोले मेरे राज्य में होने नहीं दूंगा, सिराजुद्दौला ने बोला। तो फ्रांसीसी जो कंपनियां थी ये तो मान गई कि चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं, नवाब कह रहा है, तो हमने किलेबंदी बंद कर दी। लेकिन जो अंग्रेजी कंपनियां थी वो नहीं मानी। यानी जो फोर्ट विलियम अपन ने कल पढ़ा था, फोर्ट विलियम, ये फोर्ट विलियम पर किलेबंदी करती रही। सिराजुद्दौला गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया और 20 जून 1756 की बात है, 20 जून 1756 की बात है, सिराजुद्दौला ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही सिराजुद्दौला ने इस किले पर आक्रमण किया, सारे अंग्रेज भाग छूटे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो आपका बंगाल यहाँ स्थित है, तो बंगाल के यहाँ पर जाके कोई समुद्र के पास में कोई द्वीप था, उस द्वीप पर अंग्रेजों ने शरण ली, है ना, और ये किले को छोड़ करके भाग गए। यहाँ एक और घटना दोस्तों जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसको कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना क्या थी? ब्लैक होल की घटना क्या थी देखिए, और घटना का दिनांक भी यही है, 20 जून 1756 को। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को, सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को 20 जून 1756 को शाम को बंद कर दिया। और जब सुबह इसको खोला गया तो इसमें से 123 लोग मर चुके थे और मात्र 23 लोग जिंदा थे। मतलब अरे 146 लोगों को कमरे में बंद कर दिया, छोटे से 14x18 के कमरे में बंद कर दिया, और बंद कर दिया तो लोग 123 तो मर गए और 23 जिंदा है। ध्यान रखना, याद करने का तरीका है, 123 तो मर गए और 23 जिंदा है। इन 23 में से एक व्यक्ति का नाम था हॉलवेल। हॉलवेल, हॉल का मतलब छेद, वेल का मतलब कुआं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हॉलवेल, हॉलवेल ने इस घटना का वर्णन किया है, ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया है। तो आपसे पूछा जाएगा ब्लैक होल की घटना क्या थी, तो कि आप कह सकते हैं कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिनमें से 123 की मृत्यु हो गई और 23 जिंदा बचे। इस घटना का वर्णन हॉलवेल ने किया है, हॉलवेल ने किया है, जो कि स्वयं भी एक कैदी था। दोस्तों इस घटना पर इतिहासकार जो है इस घटना की सत्यता पर इतिहासकार जो है एक मत नहीं है, कुछ कहते हैं कि गलत है, कुछ कहते हैं कि सही है। बेसिकली ये क्या था कि सिराजुद्दौला के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं उस टाइम फैलाई गई थी, है ना। तो ये घटना एक कह लीजिए कि अफवाह टाइप में थी, है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया तो फोर्ट विलियम किसके अधिकार में आ गया? सिराजुद्दौला के अधिकार में आ गया। इस घटना को अपन यहीं छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, बस ध्यान रखना है कब की घटना है, 1756 की घटना है। अब देखिए ये है प्यारा भारत, यहां पर है मद्रास और ये है आपका बंगाल। मद्रास में उस समय अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे क्लाइव। ये जो क्लाइव थे, ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही चतुर, बहुत ही शार्प माइंडेड व्यक्ति था। ये मद्रास में अंग्रेजों का कौन सा किला था? सेंट जॉर्ज, हम पढ़ चुके हैं। बंगाल में कौन सा किला था? फोर्ट विलियम, है ना। चलिए 1756 में 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने बंगाल के जो किला है इसको अपने अधिकार में ले लिया। तो क्लाइव 1756 से अपनी सेना लेके चलता है बंगाल और
पहुंच जाता है जनवरी तक, यानी जून में चलता है और जनवरी तक 1757 जनवरी है, यानी जनवरी 1757 में ये पहुंच जाता है बंगाल और उससे युद्ध करता है नवाब से और कलकत्ता को मुक्त कराता है, यानी किले को मुक्त कराता है। फरवरी 1957 में 1757 में एक संधि होती है जिसको कहा जाता है अली नगर की संधि। अली नगर की संधि किस किस के बीच में होती है? क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य होती है। इसके तहत सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की सारी शर्तें मांग ली। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इसको हरा दिया था। जनवरी 1757 में युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने इसको हरा दिया था। चले आगे। अब अलीनगर कहां से आ गया? ये अलीनगर वही है कलकत्ता। सिराजुद्दौला ने इसका नाम अलीनगर रख दिया था अलीवर्दी खां के नाम पर, यानी अलीनगर ही कलकत्ता है, कलकत्ता ही अलीनगर है। यहां से महत्वपूर्ण जो प्रश्न निकलते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट निकलता है ब्लैक होल की घटना, 1 नंबर। दूसरा निकलता है आपका कि सेंट जॉर्ज कहाँ था, फोर्ट विलियम कहाँ था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। मैंने बताया था 3 नगरों को मिला करके एक व्यापारी ने कलकत्ता की स्थापना की थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटान दे रहा हूं, अपन आगे देखते हैं। दोस्तों, अपन ने देखी कि अली नगर की अभी संधि हुई है सन 1757 में, और मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन ये बंगाल का नवाब बने ये इसके रिश्तेदारों को मंजूर नहीं था। इसके खुद के अधिकारी भी इससे ना प्रसन्न थे, यानी कि इससे ना खुश थे, इससे दुखी थे। तो इन्होंने क्या किया, 1757 में अंग्रेज़ों की तरफ से बंगाल में कौन आ चुका है? क्लाइव। और मैंने कहा कि ये बहुत ही क्लेवर, इसका नाम भी क्लेवर मान लीजिए, बहुत ही चतुर व्यक्ति था। इसने क्या किया, इसने देखा कि ये नवाब जो है गड़बड़ करेगा, दोबारा गड़बड़ करेगा, तो इसने क्लाइव ने क्या किया, इसके विरोधी सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे इनको पकड़ा। पहला विरोधी कौन था सिराजुद्दौला का, यानी मन से विरोधी था, बाहर प्रकट नहीं कर रहा था, यानी धोखेबाज दगेबाज कहिए। तो पहला जो दगेबाज था उसका नाम था मीर जाफर। ये मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला की जो सेना है उसका सेनापति था। दूसरा व्यक्ति था राय दुर्लभ, जो कि दीवान था। अब आप पूछेंगे सर दीवान क्या होता है? दीवान का मतलब टैक्स कलेक्शन वाला, और जो आपके फाइनेंस वगैरह संभालता है ना, जो टॉप मोस्ट अधिकारी होता है उसको दीवान कहा जाता है। तीसरा जो व्यक्ति था वो था सेठ अमीचंद, ये एक प्रकार से इनका बैंकर था। चौथा व्यक्ति था जगत सेठ, और 5वां था घसीटी बेगम। ये घसीटी बेगम जो है इसकी मौसी थी, यानी अलीवर्दी खां की पुत्री थी। सिराजुद्दौला की मौसी थी अलीवर्दी बेगम, मौसी। क्लाइव ने इनके साथ एक व्यवस्था सेट करी। क्या सेटिंग करी कि भाई देखो, मैं सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए बुलाऊंगा, तुम शुरू में तो इसके साथ ही रहना और बीच से विश्वासघात कर देना, और ताकि क्या होगा, सिराजुद्दौला हार जाएगा और बंगाल जो है अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा, यानी अंग्रेजों की कठपुतली बन जाएगा। और मीर जाफर को कहा कि हम तेरे को नवाब बना देंगे। ये सब चीज़ें हैं। तो ये सेटिंग इन्होंने करी। सेटिंग के अनुसार यानी प्लानिंग के अनुसार क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला को उकसाया कि आजा युद्ध कर ले। तो बात थी 23 जून 1757 की। इधर अंग्रेजी सेना सामने थी और इधर सिराजुद्दौला यानी बंगाल की सेना सामने थी। बंगाल की सेना, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव और बंगाल की सेना का नेतृत्व कर रहा था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था? वो था मीर जाफर। जैसा कि आपको पता है, सेनापति मीर जाफर।
यहाँ एक बात और रोचक है, उस समय अंग्रेजी सेना में लगभग 10,000 के आसपास सिपाही थे, लेकिन बंगाल की सेना के पास 50,000 के आसपास सिपाही थे। इसलिए सिराजुद्दौला बिल्कुल कॉन्फिडेंस में था कि जीत तो अपनी ही होगी। उसको नहीं पता था कि उसकी नाक के नीचे ये सेनापति मीर जाफर दुश्मनी करेगा या फिर धोखा देगा। जैसे ही लड़ाई स्टार्ट हुई, ये लड़ाई हुई पलासी के मैदान में। पलासी जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, तो इसको प्लासी का युद्ध कह लीजिए या प्लासी की लड़ाई कह लीजिए। ये युद्ध और लड़ाई है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या हुआ कि वही सेनापति मीर जाफर ने शुरू में ही एक सेना की टुकड़ी लेकर के इसकी तरफ आ गया। सिराजुद्दौला कमज़ोर पड़ गया, वहीं सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और ये लड़ाई इस प्रकार से समाप्त हो गई। कुछ घंटे ही चला प्लासी का युद्ध, ज़्यादा लंबा चला ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध है, इसका जो परिणाम है वो युद्ध से पहले ही निश्चित हो चुका था। और अब क्या होगा, अब परिणाम स्वरूप, वादे के फलस्वरूप क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर को नवाब बना दिया बंगाल का। तो बंगाल का नवाब अब कौन बन गया, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद में मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया सन 1757 में। अब दोस्तों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है आपसे, वो पूछी जाती है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि जैसे 1857 की क्रांति होती है ना, तो क्रांति के 100 साल पहले ही युद्ध लड़ा गया था, यानी कि 1757, 1857 तो 100 साल पहले 1757। और अपन कहते हैं ना 2 जून की रोटी, 2 जून की रोटी कहते हैं, 2 जून की रोटी। तो वैसे याद रख लो 2-3 जून की रोटी, 2-3 जून 1757, समझ में आ गई। 23 जून 1757 को ये लड़ा गया। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, क्लाइव। उस समय सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर। पूछा जाता है कि किसने धोखेबाजी करी, तो मीर जाफर ने धोखेबाजी करी, राय दुर्लभ ने करी, सेठ हमीचंद ने करी, जगत सेठ ने करी और घसीटी बेगम जो थी, इन सब ने इसके साथ धोखेबाजी करी सिराजुद्दौला के साथ। अब बन चुका है मीर जाफर बंगाल का नवाब। हाँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन इसके बाद में मीर जाफर को पढ़ेंगे। सन 1757 में मीर जाफर बनता है बंगाल का नवाब। मीर जाफर कंपनी को 24 परगने दे देता है, ये याद रखें तो ठीक है, और बहुत बड़ी धनराशि देता है। ये तो कंपनी को देता है, और जो क्लाइव हो गए और कई जो अंग्रेज अधिकारी, इनको रिश्वत भी देता है। कहाँ से देता है सर? अरे भाई, बंगाल के खजाने से देता है। इतनी सब चीज़ें बंगाल खजाने में कहाँ से आई? याद करो, मैंने बताया था बंगाल एक समृद्ध राज्य था, बहुत विकसित राज्य था उस समय, है ना। तो बंगाल का खजाना बहुत भरा हुआ था, लगभग 1,77,00,000 रुपए के आसपास इन्होंने दिया था अंग्रेजों को, मीर जाफर ने। अब जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था क्लाइव, वो क्लाइव जो है मीर जाफर को बड़ा परेशान करता था। पैसे के मामले में, डिसीजन लेने के मामले में बहुत परेशान करता था। मीर जाफर इससे 3 साल के अंदर ही परेशान हो गया। मीर जाफर इन अंग्रेजों से परेशान हो गया, तो सन 1760 में मीर जाफर ने अपने इस्तीफा दे दिया कि मैं नवाब नहीं रहूँगा। तो अंग्रेज जो है एक नए व्यक्ति को ढूंढ के लाए, जिसका नाम था मीर कासिम। और मीर कासिम मीर जाफर का ही दामाद था। देखो, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखेबाजी करी, तो इसके दामाद ने भी इसके साथ एक तरीके से धोखेबाजी कर ली। अब इसका दामाद 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। ये अंग्रेजों से वादा किया था कि अगर आपने मुझे कुछ बनाया, नवाब बनाया, तो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। अच्छा, ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्लाइव को, मीर जाफर को नवाब किसने बनाया? क्लाइव ने बनाया। आपसे पूछा जाएगा मीर कासिम को नवाब किसने बनाया? तो ध्यान रखना, उस टाइम बेंसी टॉर्ट नाम का एक गवर्नर था, उसने बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि सर ये क्लाइव कहाँ गया? क्लाइव उस समय इंग्लैंड चले गया था, इंग्लैंड छुट्टियां मनाने चले गया था, और ये जो बेंसी टॉर्ट है इसने बनाया। ठीक है, चलो अब बात आगे करते हैं। अब हम बात करें मीर कासिम की, तो जो मीर कासिम हैं वो अली वर्दी खां के बाद में, मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद में बहुत ही योग्य व्यक्ति था।
बहुत ही योग्य नवाब था। यानी कि आप बात करें अलीवर्दी खां, उसके बाद में सबसे योग्य नवाब अगर बात करें तो वो कौन था? मीर कासिम। और मीर कासिम को अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी, अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी, अंग्रेज़ों का जो कठपुतली बना के रखा हुआ था, वो स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि ये समय समय पर तो पैसे लेते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। ठीक है, तो मीर कासिम ने कुछ चीज़ें करी। पहली चीज़ कौन सी करी? मीर कासिम ने कहा कि जो बंगाल की सेना है उसको यूरोपीय पद्धति से शिक्षित किया, यानी उसको यूरोपियन तरीके से लड़ना सिखाया। बंगाल की सेना को यूरोपियन तरीके से लड़ने सिखाने के लिए उसने प्रबंध किया। दूसरा काम कौन सा किया? वो इन अंग्रेज़ों से परेशान हो चुका था, तो उसने बंगाल की राजधानी उस टाइम कौन सी थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से 300 किलोमीटर दूर ले जाके मुंगेर बनाया। क्यों बनाया? ताकि वो इन अंग्रेज़ों से दूर रहना चाहता था, इनको परेशान कर दिया था अंग्रेज़ों ने इसको। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर किसने स्थानांतरित करी? तो आपसे पूछा जाएगा, मीर कासिम ने करी। तीसरा काम इसने क्या किया? तीसरा काम समझने से पहले अब एक चीज़ देखिए, अंग्रेज जो थे 1717 में फर्रुख सियर से, आपको पता है अच्छी तरीके से, फर्रुख सियर से एक फरमान लेके आए थे। ऐसा तो नहीं है ना, ये पता ही नहीं है कि फर्रुख सियर कौन है भाई। फर्रुख सियर उस टाइम का मुगल वंश का एक राजा था, उससे एक फरमान लेके आए थे कि भाई आप पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, फ्री ट्रेड कर सकते हो, आपसे कोई भी हम पैसा नहीं लेंगे, कर नहीं लेंगे। लेकिन होता क्या था कि बंगाल में दो प्रकार के व्यक्ति व्यापारी थे। एक तो थे यूरोपियन यानी कि अंग्रेज, और दूसरे थे स्थानीय व्यापारी जो भारतीय व्यापारी है। अब अंग्रेज चूंकि टैक्स नहीं देते थे, 1 रुपये टैक्स नहीं देते थे, और भारतीय 40% टैक्स देते थे। तो जो भारतीय है इनको बहुत नुकसान हो रहा था व्यापार के अंदर। ये इससे देखा नहीं गया मीर कासिम से। तो इसने कहा कि आज से सभी व्यक्ति टैक्स फ्री है, यानी अंग्रेज और भारतीय किसी से भी टैक्स नहीं लूंगा मैं, यानी सभी को कर मुक्त कर दिया इसने, कर मुक्त। तो ये 3 चीजें इसने करी। जैसे ही 3 चीजें ये करता है, वैसे ही जो अंग्रेज है वो इससे क्रोधित हो जाते हैं। अंग्रेज बोलते हैं, अरे यार तेरे को तो हमने कठपुतली बनाया था और तू हमारे ही सर पे चढ़ के नाच रहा है, अरे भग यहाँ से। इसके पद से, यानी मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया जाता है। और ये लगभग ये भी 3 साल तक रहता है, 1763 तक रहता है, 1763 तक रहता है। और उसके बाद में मीर जाफर को वापस लाया जाता है कि यार तू ही ठीक था मीर जाफर, ये तो मीर कासिम ने तो हमारी बहुत ऐसी कर दी, अंग्रेजों ने बोला। और 1763 में पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके निकलेंगे इस बोर्ड से, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले पूछा जाएगा क्लाइव ने बंगाल का नवाब किसको बनाया? मीर जाफर को। मीर जाफर के बाद में किसको बनाया? मीर कासिम को। और मीर कासिम के बाद में पुनः किसको बनाया? मीर जाफर को। तो 2 बार बंगाल का नवाब किसे बनाया? मीर जाफर को। पूछा जाएगा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने ट्रांसफर करी? तो आपको पता होना चाहिए, मीर कासिम। एक चीज जो मैं देखता हूं कि जैसे अभी तो ये आपको याद रहेगा कि मीर जाफर पहले आया और मीर कासिम बाद में आया, लेकिन क्या होता है जैसे आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में जाना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट और साइंस और इंग्लिश, हिंदी सबके एग्जाम देने हैं आपको, एक साथ आता है पेपर। तो उस समय इतनी चीज़ें याद नहीं रहती है, आदमी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है विद्यार्थी। तो उस टाइम होता क्या है कि जैसे कभी आपको पता नहीं लगे कि भाई मीर जाफर पहले आया या मीर कासिम पहले आया, तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। मीर कासिम, देखिए जाफर निकलेगा जे से और कासिम निकलेगा के से, तो जे के, जैसे आई जे के मतलब अल्फाबेट में पहले जे आता है उसके बाद में के आता है, तो जे के आप याद रखें, पहले जे आएगा यानी जाफर आएगा, उसके बाद में कासिम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटी मोटी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि अभी अब तक हमने पढ़ा कि 1763 में वापस मीर जाफर को नवाब बना दिया और मीर कासिम को भगा दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि मीर कासिम क्या है बेसिकली खूब सारी लड़ाइयाँ इन्होंने करी थी। पटना का कांड हुए बाद में मीर कासिम को भगाया गया था, अब इतना डिटेल में जान नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए तो थोड़ा सा उस टाइम देख लीजिए कि 1763 के दौरान क्या स्थिति थी भारत में। तो ये है हमारा प्यारा भारत,
है ना। ये है हमारा बंगाल, ये है आपका अवध प्रांत, उस समय का अवध जो अब वर्तमान का यूपी है उसको उस टाइम अवध कहा जाता था। ये आपका है दिल्ली। तो अब बंगाल में मीर कासिम को भगा दिया यहाँ से, मीर कासिम भागा बंगाल से, भागा भागा गया पड़ोसी राज्य के पास, अवध के पास। कहाँ गया? अवध। अवध में उस समय राज कर रहे थे शुजा उद्दौला। आप कंफ्यूज मत हो ना, बंगाल में भी एक शुजा उद्दौला था जो 1739 में मर गया था। ये अवध के नवाब अलग हैं शुजा उद्दौला। और उस समय दिल्ली के जो शासक थे, यानी कि कह लीजिए मुगल वंश के जो शासक थे, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय, सेकंड। शाह आलम सेकंड यानी बादशाह है, बेसिकली पूरे भारत के बादशाह हैं शाह आलम सेकंड। ये मीर कासिम बंगाल से भाग करके, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको भगा ही दिया था, अब ये तक अपन ने देखा, बाहर करके गया अवध के नवाब के पास, शुजा उद्दौला के पास। बोला भाई साहब मेरे को भगा दिया अंग्रेजों ने, क्या करूं? तो शुजा उद्दौला ने बोला क्यों परेशान होता है, ठंड रख, थोड़ी सी काम हो जाएगा। तो बोला कि चलो एक काम करते हैं, शुजा उद्दौला बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम आक्रमण कर देते हैं अंग्रेजों पर, क्योंकि उस टाइम मोटी बुद्धि हुआ करती थी। तो बोले ठीक है आक्रमण करो, क्या दिक्कत आ रही है। तो अवध वाले ने, अवध शुजा उद्दौला ने बोला कि हम अपन आक्रमण करेंगे, तो चिंता मत करें। मीर कासिम बैठा था। इतनी देर में शाह आलम सेकंड जो है वो भी अवध आ गया। बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था, मतलब पूरे भारत का अंडर में था उसके, है ना, सूबेदारों के माध्यम से सही, लेकिन पूरा भारत अंडर में तो था। शाह आलम द्वितीय भी आ गया। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? शुजा उद्दौला बोला कि बादशाह ये आया है मीर कासिम और ये अंग्रेजों पर आक्रमण करना चाह रहा है। शाह आलम द्वितीय बोला हाँ यार बात तो सही है, ये अंग्रेजों ने हमारा भी काम बेकार कर दिया है, मुगल वंश भी छोटा होता जा रहा है, भारत पर आक्रमण करते जा रहे हैं अंग्रेज, इनको भगाना जरूरी है। तो देखो दोस्तों, 3 लोगों ने एक मोर्चा बनाया, संयुक्त मोर्चा। इधर देखिए, संयुक्त मोर्चा बना 3 लोगों का, संयुक्त मोर्चा, यानी कह लीजिए एक 3 सेनाएं एक साथ लड़ी। एक तो मीर कासिम यानी जो बंगाल का भगा हुआ नवाब जिसको भगाया गया, प्लस एक अवध लड़ा। अवध से कौन लड़ेगा? शुजा उद्दौला। और भारत का जो सबसे बड़ा बादशाह है वो लड़ा आपका शाह आलम द्वितीय। और इधर था, इन्होंने मिलकर के किस पे आक्रमण किया? बंगाल पर, यानी कि बेसिकली सीधा सीधा किस पर आक्रमण किया? अंग्रेजों पर आक्रमण किया। अंग्रेजों का उस समय सेनापति था सर क्लाइव। अरे नहीं भाई, क्लाइव तो छुट्टियां काट रहा था इंग्लैंड में। फिर कौन था सर? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ये दोनों की सेनाएं पहुंचती है। और गजब की बात सुनना, इनके पास 50,000 से ज्यादा सैनिक थे और इनके पास कम सैनिक थे, लगभग 10,000 के आसपास ही सैनिक थे। और ये बक्सर नामक स्थान पर पहुंचते हैं, बक्सर नामक स्थान, बक्सर नामक स्थान। और वो दिन था 1757 का, ओहो माफ करना, 1764 का, 22 अक्टूबर 1764। इसको वैसे लिख के देखना, 22/10/1764 के दिन बक्सर का युद्ध होता है और ये सेनाएं हार जाती है। हेक्टर मुनरो जीत जाता है। इसी को कहते हैं बक्सर का युद्ध। इसमें मीर कासिम बीच में ही भाग जाता है। युद्ध लड़ते लड़ते ही मीर कासिम भाग जाता है। बचता है अवध का नवाब शुजा उद्दौला और बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। किसके आगे? एक अंग्रेज की सेना के आगे, हेक्टर मुनरो के आगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया आपसे पूछा जाएगा, 22 अक्टूबर 1764। प्लासी कब लड़ा गया था बताइए? मैंने बताया था 2-3 जून की रोटी, 2-3 जून और 1857 से 100 साल पहले, यानी 1757 ये लड़ा गया था आपका प्लासी। ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था प्लासी और 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था बक्सर। यानी 6 और 4 कितने होते हैं भैया? 10।
और ये महीना भी कौन सा था, 10वां। कभी भूल जाओ कि भाई 63 था 65 था, इस वजह से थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई 6 और 4 10 होते हैं तो 65 होने का सवाल नहीं है, और 6 और 3 वैसे होने का सवाल नहीं है ना। तो ये बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 22 अक्टूबर 1764 को और 23 जून 1757 को। ये मेरी ट्रिक्स है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके अच्छा लगे तो रखो, नहीं तो मुझे वापस दे दो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता लगा कि बक्सर में जीते अंग्रेज और हारे शाह आलम द्वितीय, यानी भारत के बादशाह हार गए, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला हार गए और मीर कासिम तो भाग ही गया था। तो अंग्रेजों को मीर कासिम से तो कुछ मिलना ही नहीं था, उसका तो बाद में वध कर दिया गया भाग कहीं पकड़ करके। उनको 2 व्यक्तियों से कुछ मिलना था, एक तो मिलना था उनको शाह आलम। सर ये मिलना क्या था, अरे भाई जब युद्ध हुआ है तो युद्ध का हर्जाना तो लिया जाएगा, जीते तो अंग्रेज है, संधि तो उनके हिसाब से होगी ना। चलिए शाह आलम सेकंड, और इधर था शुजा-उद-दौला। किसका नवाब था ये, अवध का नवाब। अब होता क्या है, युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। जैसे ही युद्ध लड़ा जा रहा था उसी समय क्लाइव को भारत से सूचना जाती है कि क्लाइव लड़ाई हो गई वापस भारत में। क्लाइव आता है इंग्लैंड से भारत में, और इंग्लैंड से आके इन दोनों से संधियां करता है। पहली संधि करता है वो, ये दोनों को इलाहाबाद बुलाता है। क्लाइव जो है इन दोनों को इलाहाबाद बुलाता है, क्लाइव इन दोनों को इलाहाबाद बुलाता है। तो इन संधियों का जो नाम है इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद की पहली संधि जो है वो की गई शाह आलम द्वितीय यानी भारत के बादशाह के साथ की गई, और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो की गई शुजा-उद-दौला के साथ, है ना, क्योंकि बादशाह के साथ पहले संधि करेंगे, बाद में छोटे नवाब के साथ संधि करेंगे ना। ठीक है, तो पहली संधि और दूसरी संधि कब की गई, ये की गई भैया 12 अगस्त 1765। देखो 64 में तो युद्ध हुआ है, तो 64 के बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद में ये आता है क्लाइव, आने में टाइम लगा है इसको, तो 1765 में ये संधि होती है। और इसके इस संधि के 4 दिन बाद में ही शुजा-उद-दौला से भी संधि होती है, 16 अगस्त 1765 को। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब क्या था इन संधियों में वो देख लीजिए। पहली चीज इन्होंने बोला, क्लाइव ने शाह आलम को कि भाई शाह आलम अब आप हमको क्या दोगे, हार तो गए आप, क्या दोगे बताओ। शाह आलम ने बोला कि देखो बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी देता हूं, की दीवानी। ये किसको मिला, अंग्रेजों को। अंग्रेजों को क्या मिला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। दीवानी का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जितना भी बिजनेस होगा उसका टैक्स कलेक्शन कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे और मजे करेंगे, किसी को देने की जरूरत नहीं है। किसको मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया। अब दूसरी बात, अब ये क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को भी कुछ ना कुछ दिया। क्या दिया, 2-3 चीजें दी। देखो ये मिला शाह आलम को। देखो दूसरी चीज में इसने बोला कि आप इलाहाबाद, वह कड़ा नाम का एक जिला था, वो ले लो। बोले ये ले लो, आप 2 चीजें ले लो। देखो ये अंग्रेज आए थे खाली हाथ, और आज देखो इनकी औकात देखो आप, ये एक भारत के बादशाह को 2 जिले दे रहे हैं कि ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कड़ा दिया। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि आप आज से, यानी कि बादशाह जो है, आज से आप हमारी पेंशन पर जियोगे, हमारे पेंशनर बनोगे। इनके बाद में शाह आलम द्वितीय के बाद में जितने भी बादशाह भारत में आए सारे इनके पेंशनर रहे। इनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देते थे अंग्रेज। मतलब अंग्रेज इनको रहने खाने का खर्चा देते थे और ये चुपचाप बैठे रहते थे, नाम मात्र के बादशाह बन के बैठे हुए थे। ठीक है, चौथी चीज इन्होंने कहा बादशाह को कि आप हमारे इलाहाबाद का जो किला है ना, इलाहाबाद के किले में आप रहेंगे और आपकी सुरक्षा हम करेंगे। तो ये 3 चीजें तो मिली बादशाह को, और एक चीज मिली बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी।
एक प्रश्न यहां से खड़ा होता है कि इलाहाबाद और कड़ा वो तो अवध में थे, तो अंग्रेज कैसे दे सकते थे? अंग्रेजों ने बादशाह को कहा कि हम अगली संधि करने जा रहे हैं अवध वाले के साथ, तो अवध वाले से हम ये लेके आएंगे और हम आपको दे देंगे। समझ में आ गई बात कि इनसे लेके इसको देना है बादशाह को। चलिए, तो इनके बीच में संधि होती है शुजा उद्दौला और क्लाइव के बीच में, यानी अवध और क्लाइव के बीच में जो पहली संधि होती है उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, ये होती है 16 अगस्त 1765 को, 4 दिन बाद में। इस संधि के तहत क्या कहा गया कि पहले बात, इलाहाबाद व कड़ा अंग्रेजों को दिया गया, क्योंकि अंग्रेज इसको आगे वापस किसको देंगे? इनको देंगे, शाह आलम द्वितीय को। दूसरी चीज, अंग्रेज अवध में बिल्कुल टैक्स फ्री व्यापार कर पाएंगे। अंग्रेज को अवध में कर मुक्त कर दिया, यानी हम कोई भी कर नहीं देंगे, कोई भी चुंगी कर नहीं देंगे। अंग्रेजों ने इलाहाबाद अवध वाले को बोला कि हम कोई भी कर नहीं देंगे, अवध में हम व्यापार करेंगे। तीसरी चीज जो है 50 लाख रुपए अवध का नवाब अंग्रेजों को देगा। अवध का नवाब बोला भाई साहब क्यों दूंगा? अरे बोले युद्ध का हर्जाना दोगे, युद्ध में हमारे बहुत पूर्ति हुई है, तो युद्ध के रूप में आप हमको दोगे, वॉर इंडेमिनिटी बोलते हैं इसको। चौथी चीज, अवध का नवाब सेना नहीं रखेगा। हैं? हाँ, अवध का नवाब सेना नहीं रखेगा। अवध की सुरक्षा के लिए सेना अंग्रेज देंगे, यानी अंग्रेजी सेना अवध राज्य की रक्षा करेगी, लेकिन फ्री नहीं देंगे, फ्री सेना नहीं देंगे। उस सेना का खर्चा कौन उठाएगा? अवध। नहीं समझ में आई कि अवध की जो सेना है उसको डिजोल्व कर दिया जाएगा और अंग्रेजी सेना अवध की रक्षा करेगी, लेकिन अंग्रेजी सेना का जो खर्च है वो कौन उठाएंगे? अवध के नवाब उठाएंगे, अवध प्रदेश उठाएगा। तो ये इलाहाबाद की 2 संधियां हो गई, पहली संधि और सेकंड संधि। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन वापस बंगाल में चलते हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है ना। चलते हैं बंगाल। बंगाल में आते हैं वापस। अब तक अपने ने पढ़ लिया। बंगाल में एक नई चीज स्टार्ट हो चुकी थी जिसका नाम है बंगाल में द्वैध शासन। देखो, द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब होता है शासन के दो चीजें होती है शासन के पास। शासन का एक तो होता है कर्तव्य कि ये काम उसको करना है, एक होता है उसका अधिकार। सरकार की बात कर लो, सरकार के पास 2 चीजें होती। सरकार का अधिकार है आपसे टैक्स लेना, जीएसटी लेना, लेकिन सरकार का कर्तव्य है आपको एजुकेशन देना, आपको हेल्थ जो सर्विसेज देना, आपको पानी देना, सुरक्षा देना, ये सब सरकार के कर्तव्य है। हुआ क्या, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने ये सारे अधिकार तो खुद के पास रख लिए। अधिकार का मतलब सर, पहला दीवानी मामले, दीवानी अधिकार मतलब ये बादशाह से कह के लाए थे कि हम बंगाल के, उड़ीसा के और बिहार की जो सारी दीवानी शक्तियां है वो किसके पास थी? अंग्रेजों के पास। यानी अगर कोई टैक्स लेना होता तो कौन लेता? अंग्रेज। फाइनेंस अगर कहीं से लेना होता तो कौन लेता? अंग्रेज। ठीक है। और दूसरा इनको एक अधिकार और था, निजामत का अधिकार। निजामत का अधिकार का मतलब इनको पुलिस का अधिकार था। राज्य में पुलिस कौन रखेगा? अंग्रेज। और न्याय कौन करेगा? अंग्रेज। समझ में आ गई बात। लेकिन कर्तव्य का मतलब जैसे सड़कें बनवाना, इसका काम कौन करेगा? नवाब। शिक्षा की व्यवस्था करना कौन करेगा? नवाब, है ना। स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन करेगा? नवाब। जनता भूखी मर रही है तो अन्न की व्यवस्था कौन करेगा? नवाब। अब प्रश्न ये उठता है कि नवाब कहाँ से करेगा? नवाब के पास पैसा तो है नहीं, कहाँ से करेगा? इसको कहते हैं द्वैध शासन। ये द्वैध शासन लगाया था 1765 में। किसने लगाया था? क्लाइव ने। और 1772 तक ये द्वैध शासन रहता है। 1772 में बंगाल में एक नया गवर्नर आता है जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन हटाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में द्वैध शासन किसने हटाया? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब हटाया? 1772 में। लगा कब? 1765 में। होता क्या है कि कर्तव्य तो नवाब के पास थे और अधिकार किसके पास थे? अंग्रेजों के पास। इसको इस प्रकार से कहते हैं अधिकार रहित कर्तव्य, यानी अधिकार रहित कर्तव्य।
और कर्तव्य रहित अधिकार, है ना। अब उलझिए मत, सीधी सीधा लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या क्या हम लोगों ने अब तक देखा है, ठीक है। चलिए रिवाइज करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है। हमने देखा कि 1717 में फर्रुख सियर ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर बनाते हैं। 1727 तक ये गवर्नर रहते हैं, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आते हैं शुजाउद्दौला भाई साहब आपके रहते हैं 1739 तक। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में अलीवर्दी खां बनते हैं। आपको पता ही है अलीवर्दी खां ने एक इम्पोर्टेंट चीज़ कही थी मधुमक्खी वाली, कि यूरोपियन मधुमक्खी है, इनको छेड़ा नहीं जाना चाहिए, शहद देगी, अगर छेड़ेंगे तो काट काट के मार डालेगी, ठीक है। अलीवर्दी खां के बाद में इनका जो बेटी का बेटा है वो बनता है, उसका नाम है आपके पास सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला के काल में दो घटनाएं होती है। पहली घटना होती है ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल, है ना। और दूसरी घटना होती है बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। ये बैटल ऑफ ब्लैक होल की घटना कब होती है? ये ब्लैक होल की घटना होती है 22 जून 1756 को। प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को, ठीक। ये आपको पता ही है। ब्लैक होल की घटना में कितने लोग को बंद करता है? ये 143 लोगों को बंद करता है, जिनमें से 123 मर जाते हैं और कितने जिंदा बचते हैं? मात्र 23 बचते हैं। इस घटना का वर्णन किसने किया है? हॉलवेल ने, हालांकि सच्ची घटना नहीं है। चलिए, प्लासी का युद्ध आपको पता ही है, कब लड़ा गया, किस किस के बीच में लड़ा गया? क्लाइव के बीच में लड़ा गया, क्लाइव बच जाता है, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद में कौन बनता है? मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर 1757 से लेकर के और 1760 तक रहते हैं। 60 में ये गड़बड़ करने लग जाते हैं और 60 में इनके बाद में आता है इन्हीं का दामाद जिसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से लेकर के 1763 तक रहता है। मीर कासिम कुछ काम करता है, जैसे कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ट्रांसफ़र कर देता है, सेना का यूरोपियनकरण करता है। तीसरा काम करता है कि भाई जो टैक्स है वो सब के लिए फ्री कर देता है, भले भारतीय हो भले यूरोपियन हो। इसके बाद मीर कासिम को भगा दिया जाता है और मीर कासिम एक संयुक्त मोर्चा बनाता है, किनके साथ में? एक तो अवध के नवाब के साथ में जिनका नाम था शुजाउद्दौला, ठीक है। एक बनाता है बादशाह के साथ, जिनका बादशाह का नाम था शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इनकी जो सेना है और अंग्रेजों की सेना है, इनके मध्य युद्ध होता है। और युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है? बक्सर का युद्ध कहलाता है। बताइए बक्सर का युद्ध कब होता है? बक्सर के युद्ध की घटना है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर युद्ध ने ध्यान रखना, प्लासी में अंग्रेज घुसते हैं और बक्सर का युद्ध ये इनको सर्टिफाइड कर देता है कि अब अगली शक्ति कौन होंगे? अंग्रेज होंगे, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद में संधि होती है जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की पहली संधि होती है बादशाह के साथ, ठीक है। और दूसरी जो संधि होती है वो होती है अवध के साथ। इसके बाद में हमने पढ़ा द्विवेद शासन। द्विवेद शासन में क्या होता है कि सारे कर्तव्य तो थे नवाब के पास, सारे अधिकार थे किसके पास? अंग्रेजों के पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और देखा कि कैसे कैसे बंगाल में एंट्री करते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, सभी जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए सबके साथ शेयर कीजिए। और 1 पॉइंट स्टडी से जुड़ने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।